अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीएसएस क्या होता है। ठीक है, सीएसएस जो है एक जर्नली एग्ज़ाम है एक जिसको फ़ेडरल गवर्नमेंट कंडक्ट करती है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंडक्ट करती है और ये ब्यूरोक्रेसी का एग्ज़ाम होता है। यानी आप जो हैं अगर ये एग्ज़ाम क्रैक करके पास करके और लग जाते हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे होते हैं। और इसकी स्टार्टिंग बीपीएस 17 से होती है, 17 ग्रेड की पोस्ट होती है और ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। सीएसएस का मतलब है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। मैंने आपको बताया कि ये फ़ेडरल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एग्ज़ामिनेशन होता है। ठीक है, इसका एक और वर्जन होता है जो प्रोविंशियल होता है, पीएमएस कहलाता है, तो उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो ये कंडक्ट करती है एफपीएससी। अच्छा, ये इसके अप्लाई करने के लिए फिर मैं आपको दूसरी वीडियो बताऊंगा कि इस पे अप्लाई किस तरह करते हैं। ठीक है, अभी जस्ट इसको हम देखेंगे कि ये सीएसएस है क्या चीज़। और अगर आपने इसको पास कर लिया तो आप 17 ग्रेड के गेजेटेड ऑफिसर लग जाएंगे स्टार्टिंग से ही। अच्छा, इसके लिए अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी शराइत होनी चाहिए? पहली बात ये कि आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए और आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए जिस इलाके का भी हो। पंजाब है, सिंध है, सिंध के अंदर रूरल और अर्बन दो अलग अलग कैटेगरीज़ होती हैं। ठीक है, तो ये कोटा सिस्टम होता है, तो आप अपने डोमिसाइल की उसके ऊपर बेसिस के ऊपर फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। एजुकेशन जो है आपकी कहीं पे लिखा होता है 14 साल की, लेकिन असल में 16 साल की एजुकेशन चाहिए होती है। जो 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होता है मिनिमम, तो वो डिग्री अगर आपके पास हो, कोई सी भी फील्ड हो, एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, मेडिकल हो, साइंस हो, या फिर आपकी इंजीनियरिंग हो, एमए हो, बीए हो। ठीक है, तो इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। बीए भी 4 साल का बीए हो, 2 साल वाला जो पुराना होता था बीए जिसको आप एसोसिएट डिग्री कहलाते हैं, उससे आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास 4 साल डिग्री होनी चाहिए। और एज लिमिट जो है वो 21 साल है, मिनिमम 21 साल है। यानी आपकी 21वीं सालगिरह हो जाए तो आप सीएसएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम 30 साल है। अगर आप 30 साल के हो गए उसके बाद आप फॉर्म फिल कर रहे हैं सीएसएस का, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, एज जो है इसको 35 साल बढ़ाने का कहा गया है, लेकिन इसके ऊपर बात चली, ये अभी तय नहीं है कि 35 साल होगी। तो अब अभी आप इसको 30 साल की ये मैक्सिमम लिमिट लेके चलें। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं और कुछ शेड्यूल कास्ट हैं, मतलब ऐसे इलाके हैं जहाँ के लोगों को ये सहूलत दी गई कि उनको 2 साल की एक्स्ट्रा उनको एज रिलैक्सेशन दी, यानी 32 साल। तो वो कोई दूर दराज के इलाके हैं, जैसे बलूचिस्तान का कुछ शायद इलाका है और फाटा वगैरह। तो सिंध के लिए ये चीज़ नहीं है। बाकी ये कि जो सिंध में गवर्नमेंट मुलाजिमीन है, चाहे सिंध गवर्नमेंट के हों या उसके हों, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हों या फेडरल गवर्नमेंट के हों या लोकल गवर्नमेंट के हों, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं परमानेंट, उनके लिए 2 साल की एज रिलैक्सेशन है। लेकिन वो इस शर्त पे कि उनकी 2 साल की कंटिन्यूस सर्विस रही हो। ठीक है, वो पहले से सर्विस कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि बस 6 महीने पहले उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी हो, वो 30 साल के हों और उनको 32 साल की एज लिमिट देते हैं, ऐसे नहीं होता। अटैम्प्ट जो है ये आप ज़िंदगी में 3 दफ़ा ये पेपर अटैम्प्ट दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी अटैम्प्ट की बात ये कि जो मेन पेपर है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। रिटर्न एग्ज़ामिनेशन उसकी 3 अटैम्प्ट होती हैं। जो एंट्री बेस एग्ज़ाम है एमपीटी, ठीक है, उसकी कोई वो नहीं है, अटैम्प्ट की लिमिट नहीं होती। तो 3 अटैम्प्ट हैं आपके पास, ज़िंदगी में आप 3 दफ़ा सीएसएस दे सकते हैं। और इसकी अटैम्प्ट के ऊपर भी बढ़ाने की बात थी कि 5 कर देंगे, लेकिन ये भी अभी हुआ नहीं है कि 5 कर देंगे अटैम्प्ट। फ़िलहाल 3 ही अटैम्प्ट है इसकी। इसके एग्ज़ाम के 5 स्टेजेस हैं। पहले जैसे मैंने आपको बताया एमपीटी, सही है, एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट होता है, एंट्री टेस्ट होता है, 200 एमसीक्यूज़ होते हैं जिसमें आपको 66 पासिंग मार्क्स है। आपने 66 मार्क्स ले लिए तो आप पास कर जाएंगे ये। अच्छा, इसमें ज़्यादा नंबर ले लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर 66 से कम हो गए तो आप फेल हैं। लेकिन अगर जितने भी ज़्यादा हो जाएँ तो उसका फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आपने जस्ट पास करना है इसको। दूसरे स्टेप जो होता है रिटर्न एग्ज़ामिनेशन होता है और यही इसका मेन इवेंट है। इसके अंदर 12 एग्ज़ाम होते हैं, 12 पेपर होते हैं, 100 नंबर के 1200 नंबर। ठीक है, और आपको कम से कम 50% मार्क्स लेने हैं, यानी टोटल मिला के 600 नंबर होने चाहिए आपके। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन है, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन है और साइकोलॉजिकल होता है। ये इसका निस्बतन आसान होता है, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन आगे जो है वाइवा इंटरव्यू जो होता है वो 300 नंबर का होता है, यानी टोटल आपके 1500 मार्क्स होते हैं।
ठीक है। जो एमपीटी है उसके 200 मार्क्स इंक्लूड नहीं है, लेकिन ओवरऑल आखिर में जो मेरिट लिस्ट लगती है उसमें 1500 मार्क्स काउंट होते हैं, 1200 आपके रिटर्न के और 300 आपके इंटरव्यू के। जो आपके एमसीक्यूज़ बेस्ड एंट्री टेस्ट है, ठीक है, एमपीटी, उसके अंदर 5 हिस्से हैं, जिसके अंदर इस्लामियात है, उर्दू है, इंग्लिश है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी होती है और जनरल नॉलेज होती है, ठीक है। और इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिखी हुई कि 20 नंबर के इस्लामियात वग़ैरह होते हैं, 20 नंबर के आपके पास उर्दू के होते हैं जिसके अंदर मुहावरे वग़ैरह और कुछ इसम फ़ेल वग़ैरह दिए जाते हैं, 50 नंबर के इंग्लिश होती है, वोकेबलरी आती है, ग्रामर यूजेज होता है, कॉम्प्रिहेंशन होती है। 60 नंबर के पास 60 नंबर के आपको जनरल एबिलिटी और वो अलजेब्रा वग़ैरह के सवाल आते हैं। ये पीछे से शोर आ रहा है बहुत ज़्यादा सब्ज़ी वाले का। तो अच्छा जी, उसके बाद 50 नंबर का आपका जो है जीके होता है। जीके में आपका एवरीडे साइंस है, जैसे वाइटामिन्स का पूछ लेते हैं या कोई इन्वेंशन का पूछ लेते हैं, करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, कुछ डिजीज़ इसमें पूछ लेते हैं। ये एमसीक्यूज़ बेस बहुत आसान होता है, 200 नंबर हैं, आप 66-67 मार्क्स लेने आप पास हो जाएंगे और ये आ जाते हैं आराम से। इसके बाद रिटन एग्ज़ामिनेशन में जो है 1 मिनट पॉज लेते हैं। अच्छा जी, रिटन एग्ज़ामिनेशन के जो 12 एग्ज़ाम होते हैं उसमें से 6 जो हैं कंपलसरी, यानी सब ने ऑप्ट करने हैं, और 6 जो हैं वो ऑप्शनल है। उसके पास आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप कौन से ऑप्ट करेंगे। कंपलसरी में आपके पास इंग्लिश ऐसे है, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन है, ये 2 इंग्लिश के पेपर हो गए। उसके बाद होता है एक इस्लामियात का पेपर है जो एंड में मैंने लिखा है, ठीक है। इस्लामियात है, जो मुस्लिम है वो इस्लामियात लेते हैं, नॉन मुस्लिम के लिए एक अलग सब्जेक्ट है कंपैरेटिव स्टडीज़ ऑफ मेजर रिलीजियस, ये तो नॉन मुस्लिम के लिए, ठीक है। अच्छा जी, ये जो 6 सब्जेक्ट हैं इसमें आपको वेट कीजिएगा ज़रा जी, ये जो 6 सब्जेक्ट हैं इसमें 100 में से आपके पासिंग मार्क्स हैं 40, ठीक है। यानी इंग्लिश में भी आपको 40 लेने हैं, ऐसे में भी 40 लेने हैं, इस्लामियात में भी मिनिमम आपको 40 मार्क्स लेने हैं, ठीक है। लेकिन ये जनरल साइंस एंड एबिलिटी जिसके अंदर आपके पास जीके वगैरह होती है और मैथ के सवाल होते हैं, इसमें पाकिस्तान अफेयर में और करंट अफेयर में, ये 3 पेपर में आपको कुल मिला के 120 नंबर लेने हैं, ठीक है। यानी अगर आप करंट अफेयर में आपके 10 नंबर आ गए बिलफर्ज, ठीक है, पाकिस्तान अफेयर में आपके 30 नंबर आ गए, ठीक है, ये दोनों मिला के 40 हो गए, मगर आपके जीएसए में आपके 81 आ गए तो आपके 121 नंबर हो गए, ठीक है। यानी एक पेपर जो आपका स्ट्रॉन्ग होगा वो आपको 2 पेपरों में भी सपोर्ट करेगा, जीएसए में, करंट अफेयर में और पाकिस्तान में, ये तीनों में मिला के आपको 120 नंबर लेने हैं। अगर एक में आप कम भी हो जाएं, 40 से कम हो के फ़ेल भी आपको हो रहे हों तो फ़ेल कंसिडर नहीं होगा, तीनों को मिला के 120 होने चाहिए। जबकि इंग्लिश ऐसे में 40 होने चाहिए मिनिमम, प्रेसी एंड कंपोजिशन में 40 मार्क्स होने चाहिए और इस्लामियात में। अच्छा, ये सब्जेक्ट को हम फिर बाद में गो थ्रू करेंगे किसी और वीडियो में, अभी जैसे इसको हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अच्छा जी, ये आपके पास 7 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। इन 7 ग्रुप में से आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है 30 मार्क्स हैं, 100 में से आपको 33 लेने हैं, 100 में से आपको 33 मार्क्स लेने हैं। और जो ग्रुप 200 नंबर के यानी ग्रुप 1 और 2, इसके अंदर 200 नंबर के पेपर हैं, ठीक है। इसमें आपको 200 में से 66 मार्क्स लेने होंगे, ठीक है। यानी इसमें भी वही हिसाब है, अगर एक में आपका 33 से कम हो लेकिन अगले पेपर में ज़्यादा नंबर हो तो मिला के 66 हो गए तो आप उस पेपर में पास हैं, ठीक है। लेकिन अगर कम हो गए दूसरे जो पेपर है उसमें आपको कम से कम हर पेपर में 33 मार्क्स लेने। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, यहाँ पे आपने देखा कि इनकी पासिंग मार्क 33 हैं, ठीक है। यहाँ पे कंपलसरी के पासिंग मार्क 40 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम 40 है, वहाँ पे मिनिमम 33 हैं। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की जो मैंने आपको शुरू में बताया था, यहाँ रिटर्न के अंदर 1200 में से आपको 600 नंबर होने चाहिए। यानी ऐसा भी होता है कि अगर आपने 12 पेपर क्लियर कर लिए मिनिमम मार्क्स के साथ, लेकिन आपके टोटल नंबर 600 से कम हुए तो आप फेल हैं, ठीक है। टोटल नंबर आपके 600 से ज़्यादा होने चाहिए, 50% से ज़्यादा होने चाहिए। तो इसमें होता ये कि अक्सर कंपलसरी में लोगों के कम मार्क्स होते हैं, 40 से 50 के दरमियान, और जो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं इसके अंदर वो लोग ज़्यादा नंबर लेके बैलेंस कर लेते हैं। और CSS के अंदर जो रिटर्न में आपके अगर 65% स्कोर है ना तो ये टॉप है, समझे,
ठीक है। अगर आपके 600 में से आपके 630 आ गए तो ये बहुत है, इनफ है ये। अच्छा जी, इस ग्रुप के अंदर मैं बात करता हूँ। ग्रुप 1 में आपके पास अकाउंटेंसी एंड ऑडिट है, फिर इकनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है और इंटरनेशनल रिलेशन है। ये सारे 200 नंबर के सब्जेक्ट हैं। इसके अंदर 2 सब्जेक्ट जो हैं इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस की मैं आपको प्रिपेयर करके दे सकता हूँ इसी नोट की सूरत में, वीडियोस की सूरत में। अच्छा, और एक मिनट, ग्रुप 2 जो है इसके अंदर फ़िज़िक्स केमिस्ट्री 200 नंबर के हैं। या तो आप ये ले लें 200 नंबर का एक सब्जेक्ट, या फिर 100 नंबर के 2 सब्जेक्ट आप पिक करें। अप्लाइड मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैट्स है और जियोलॉजी है। ये 100 नंबर के, इसको आपको 2 लेने पड़ेंगे। ग्रुप 3 में बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एड है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है 100 नंबर का, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी 100 नंबर का है, और टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट ये भी 100 नंबर का है। अच्छा, इसके अंदर होता ये है कि इसमें मैं आपको 3 पेपर, पब्लिक एड, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी एंड जीपीपी, और टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट, ये मैं आपको करवा सकता हूँ। ठीक है, एक मिनट जी। अच्छा जी, ग्रुप 4 जो है ये हिस्ट्री का ग्रुप है। एक मिनट रुकें, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ग्रुप 4 जो है ये हिस्ट्री का ग्रुप है। उसके अंदर 5 सब्जेक्ट हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक है, और हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर है, ब्रिटिश हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ यूएसए। 100 नंबर के। अच्छा, हिस्ट्री के सवाल जो हैं ये पेपर मैंने नहीं पढ़े, ठीक है, मुझे हिस्ट्री बोरिंग लगती, तो इससे मुझे वाकफियत नहीं है। लेकिन ये है कि मैं आपको सोर्सेज बता सकता हूँ। जैसे हिस्ट्री ऑफ यूएसए ना, इसमें आपको देखो सुनो जानो, ये एक चैनल है फैसल वराज साहब का, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हिस्ट्री ऑफ यूएसए एक्सप्लेन की वीडियोस की सूरत में, तो वो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये ग्रुप 5 जो है इसमें 2 सब्जेक्ट मैं आपको प्रिपेयर करवा सकता हूँ, जेंडर स्टडीज़, इन्वायरमेंटल साइंस। इसके अलावा एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है, बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, इंग्लिश लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर है। 100 नंबर के, इनमें से भी आप कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। ग्रुप 6 जो है लॉ से रिलेटेड है, जिसके अंदर लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, मुस्लिम लॉ है, जूरिस्प्रूडेंसी है, मर्चेंटाइल लॉ है, क्रिमिनोलॉजी है, फ़िलासफ़ी है। ठीक है, 100 नंबर के ये भी हैं। और आखिरी ग्रुप जो है ग्रुप 7, उसके अंदर साइकोलॉजी है, मास कॉम एंड जर्नलिज़म है, जियोग्राफ़ी है, सोशलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है और रीजनल लैंग्वेजेस। रीजनल में जो है पंजाबी, सिंधी और पर्शियन भी है, मेरे ख़्याल में बलोची है, पश्तो है। तो ये जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, जिनको आती है वो ये रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं जो हूँ इसमें सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी आपको प्रिपेयर करवा सकता हूँ। तो इंशाल्लाह ये अगर हो तो मैं ये करवा दूँ तो बहुत आसानी हो जाएगी, और वीडियो की सूरत में आपको पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अच्छा, इसका रूल ये है कि ये 7 ग्रुप हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको 7 ग्रुप में से सब्जेक्ट ऑप्ट करने। अगर आपने ग्रुप 1 में से 200 नंबर का ऑप्ट कर लिया तो फिर आपको 400 नंबर के और सब्जेक्ट लेने हैं, जैसे ग्रुप 3, ग्रुप 5, ग्रुप 6 और ग्रुप 7 में से एक आपने ऑप्ट कर लिया, तो फिर आपके 4 पूरे हो गए। ठीक है, और अगर ऐसा हो, अच्छा, एक ग्रुप में से आप 2 ऑप्ट नहीं कर सकते, सिवाय ग्रुप 2 में जो 100 नंबर के हैं वो आप 2 सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी ग्रुप में आप 2 सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही आप ऑप्ट करेंगे। ठीक है, और ये जो 200 नंबर वाले सब्जेक्ट होते हैं उनके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। एक दिन में 2 पेपर होते हैं। अच्छा जी, CSS के पेपर का ये होता है कि एक दिन में 2 एग्ज़ाम होते हैं। 9 से 12 एक एग्ज़ाम होता है और 2 से 5 दूसरा एग्ज़ाम होता है, और ये शेड्यूल आता है, कभी दिन में 1, कभी दिन में 2 एग्ज़ाम होते हैं। आज से पहले तक, यानी 2026 से पहले तक शुरू के 3 दिन में जो है कंपलसरी के 6 सब्जेक्ट हो जाया करते थे, लेकिन उसके बाद अभी नोटिफिकेशन आया और 2026 से जो है कंपलसरी भी एक दिन में 1 होने लगा। लेकिन ये होता है कि जो आपके अभी ऑप्शनल हैं ये ऐसा होता है कि एक दिन में 2 पढ़ सकते हैं आपके। ठीक है, ग्रुप 1 और 2 में जो अगर आपने लिया है तो लाजमी एक दिन में आपके 2 ही एग्ज़ाम होंगे। अच्छा जी, ये ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं, यानी अगर आपने CSS कर लिया उसके बाद आप कहाँ लगेंगे, तो ये 12 डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर आपकी जॉब लगेगी।
जैसे पहले पे लिखा हुआ है कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप CTG कहलाता है, फिर फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है, फिर IG ग्रुप है, इंफॉर्मेशन ग्रुप, इनलैंड एंड रेवेन्यू सर्विसेज, ये जो FBR इदारा होता है वो इसके अंडर में होता है, इनलैंड एंड रेवेन्यू सर्विसेज। इसके अलावा मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट ग्रुप, ये जो है ये जिस तरह हमारे असिस्टेंट कमिश्नर और DC होते हैं, मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट ग्रुप में जो होता है इनके CEO कहलाते हैं, 17 ग्रेड के CEO लगते हैं, जो कि कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर होते हैं, जो वहाँ के इंतज़ाम संभालते हैं। उसके बाद है छठा OMG ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप है, जिसके अंदर आप पहले 17 ग्रेड के सेक्शन ऑफिसर लगेंगे, उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी इस तरह बनते हैं। सातवां ग्रुप जिसको सबसे ज़्यादा पावरफुल समझा जाता है PES कहलाता है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इसके अंदर वो जो AC DC और कमिश्नर ये लगते हैं इलाके के। उसके बाद है आठवां PAAS कहलाता है, ठीक है, और इसके अंदर ये अपना ये जो AG सिंध वगैरह हैं जहाँ से सैलरी वगैरह बनती हैं, बजट बनते हैं, ये वो वाला इदारा है। पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज कस्टम में लगते हैं, कस्टम में भी पहले 17 ग्रेड का AC लगता है, असिस्टेंट कमिश्नर। 10वें नंबर पे जो है वो पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है, PSP कहलाता है, और इसमें आप पहले 17 ग्रेड का ASP लगते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि एक प्रोविंशियल होती है, प्रोविंशियल जो कि कमीशन होता है उसके अंदर 17 ग्रेड का पहले DSP बनते हैं, लेकिन CSS में 17 ग्रेड का ASP बनता है। फ़र्क ये कि ASP की प्रमोशन ज़्यादा जल्दी होती है SP बनने में, ठीक है। अच्छा 11वां नंबर पोस्टल है। ये 11-12 जो ये सबसे निचले ग्रुप हैं, पोस्टल ग्रुप और रेलवे ग्रुप। इसके आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में लगते हैं। ये भी वैसे पावरफुल सीट्स हैं, लेकिन CSS के हिसाब से सबसे नीचे ये दो आते हैं, पोस्टल और रेलवे। उसके बाद OMG इससे ऊपर आता है, और सबसे पावरफुल जो होते हैं PES है, जो 7वें नंबर पे लिखा है, पुलिस सर्विसेज है, और दूसरे नंबर पे फॉरेन सर्विसेज जो है ये सबसे पावरफुल कहलाते हैं। अच्छा जी, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो लोग अभी इंटर कर चुके हैं और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और या फिर उन्होंने जस्ट ग्रेजुएशन की, तो उनके लिए एक गाइडेंस हो जाए तो CSS किस तरह क्लियर करना है। तो CSS के लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है दुनिया में, ठीक है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर था, ईरान का और भी मसला चला था, वॉर हुआ था, पाकिस्तान की 6 डे वॉर अभी हुई थी मई में। इसी तरह ब्रिक्स हैं, कुछ ममालिक होते हैं उनके जो आपस में रीजनल कॉपरेशंस होती हैं, जैसे ब्रिक्स है, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, रशिया वगैरह का। इसी तरह UNO वगैरह, इन सब के स्ट्रक्चर वगैरह पता होने चाहिए, क्या क्या फॉर्मेसी बन रही हैं, टॉप लीडरशिप कौन है मुल्क में, जापान का प्रेसिडेंट कौन है, और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर कौन है किस मुल्क का, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश आपकी जो है ग्रामर आपकी बेहतर होनी चाहिए, आम सी ग्रामर हो, ज़्यादा मुश्किल ना हो आपकी इंग्लिश, लेकिन ग्रामर आपकी ठीक होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत मुश्किल अल्फाज हों वोकैबलरी के, लेकिन आपकी ग्रामर बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर सही होना चाहिए आपका। अच्छा जी, आपकी जो डिग्री है वो ये है कि 2nd डिवीज़न होनी चाहिए, ठीक है। पीछे मैंने शायद बात नहीं की, डिग्री जो आपकी 2nd डिवीज़न, जिसको मेरे ख्याल में 66% मार्क्स होते हैं 2nd डिवीज़न के, वो होनी चाहिए, या फिर C ग्रेड होनी चाहिए, यानी जस्ट डिग्री आपकी मिले सही वाली, HEC से रिकॉग्नाइज, आप अप्लाई कर सकते हो CSS। लेकिन अगर आप अपने सब्जेक्ट में बैकग्राउंड आपका अच्छा है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, BBA, और इसमें आप कमांड रखते हैं, तो ये आपको इंटरव्यू में हेल्प कर सकती है। और अगर अभी आप स्टूडेंट लाइफ में और आप 1-1.5 घंटा 2 घंटा भी पढ़ लें तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आराम से CSS क्लियर हो सकता है। और ये जो अभी आपको मोमेंटम बना होता है पढ़ने का, ये बहुत फ़ायदा देता है, ना कि ये कि जब आप जॉब करना शुरू कर देते हैं उसके बाद जब CSS की तैयारी करते हैं तो ना पढ़ा जा रहा होता है ना समझ में आता है, तब स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन जो अभी आपको मोमेंटम बना है, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, एकेडमिक से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए आसानी हो रहेगी। अच्छा जी, इसके अलावा कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट भी अगर आप कांटेक्ट रखते हैं तो पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर अलग सी वीडियो बनाता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट इसे लेने चाहिए और कैसे उसको तैयार करनी है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।